हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस.com। दोस्तों, हम लोग संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि को का एक सीरीज शुरू किए हैं। तो कल हम लोग ने देखा अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। फिर हमने देखा व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर हमने देखा क्रिप्स मिशन, और ये सभी क्या हो गए, असफल हो गए। तो अंततः जो है अंग्रेज जो है कैबिनेट मिशन की ओर बढ़ते हैं, और ये संविधान निर्माण के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, यानी कि अब हम लोग संविधान के निर्माण के करीब पहुंच गए, ठीक है। दोस्तों, भारत को अंग्रेज कभी आजाद नहीं करना चाहते थे, कभी आजाद नहीं करना चाहते थे, ये बात आप जान लीजिए। लेकिन क्या हुआ कि द्वितीय, आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918, ठीक है। और इस दौरान अंग्रेजों ने गांधी जी से बोला था कि आप हमें भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में शामिल करवाइए और हम भारत को क्या करेंगे, आजाद कर देंगे। गांधी जी अंग्रेजों के बात में आ गए और भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करने के लिए अनुरोध किए, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो गांधी जी के आह्वान पर बहुत सारे भारतीय अंग्रेजी सेना में शामिल हो गए और अंग्रेजों की तरफ से लड़ने लगे। अंग्रेजों ने बोला था कि हम, गांधी जी से यह वादा किया था कि अगर आप जो है भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में शामिल करवाएंगे तो आपको हम आजादी दे देंगे। गांधी जी उनके मतलब जलसाजी में आ गए, और गांधी जी के कहने पर बहुत सारे भारतीय अंग्रेजी सेना में शामिल हो गए। लेकिन नतीजा क्या हुआ दोस्तों, अंग्रेज जो थे एकदम विश्वासघाती थे, ठीक है। और गांधी जी बेचारे सीधे साधे रहे, और उन्होंने देश के लोगों को आह्वान कर दिया और बहुत सारे लोग उसमें शामिल हो गए। नतीजा, अंग्रेजों ने हमारे पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया और जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट कर दिया। यानी कि आजादी तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, उन्होंने हमारे ही ऊपर अत्याचार कर दिया, और जलियांवाला बाग हत्याकांड में असंख्य निर्दोष भारतीयों को गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। न जाने कितने भारतीय मारे गए। गांधी जी इस बात से हड़क गए थे कि अब अंग्रेजों के जाल में नहीं फंसना है। और आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब गांधी जी ने भारतीयों को अंग्रेजी सेना में जाने का अनुरोध किया, इसीलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला एजेंट भी कहा जाता था, ठीक है। भर्ती करने वाला एजेंट भी कहा जाता था, और ये बात विंस्टन चर्चिल भी बोला था। खैर, अब गांधी जी कभी भी भारतीयों को अंग्रेजी सेना में जाने का विचार कभी सोच ही नहीं सकते थे, भेजने का विचार कभी सोच ही नहीं सकते थे, क्योंकि गांधी जी बहुत अड़ग गए थे कि अब फिर से अंग्रेजों के जाल में नहीं फंसना है। इसी दौरान दोस्तों 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। फिर से अंग्रेजों की स्थिति जापान और जर्मनी जैसे देशों ने तबाह कर दिया, यानी कि अंग्रेजों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई, ठीक है। फिर से गांधी जी से अंग्रेजों ने अनुरोध किया कि आप हमें क्या कीजिए, भारतीय लोगों को अंग्रेजी सेना में शामिल करवाइए। तब गांधी जी अब इस बार शामिल करवाने वाले थे, वो तो पहले ही हड़क चुके थे कि अब अंग्रेजों के जाल में नहीं फंसना है। तो याद रखिएगा। और ये भी हुआ कि इस दौरान 1939 से 1945 के दौरान अंग्रेजों की स्थिति द्वितीय विश्व युद्ध में एकदम खराब हो गई। ब्रिटिश जो राजस्व था, पैसा था, बहुत सारा पैसा उसका युद्ध में खर्चा हुआ। अब प्लस अन्य देशों का दबाव ब्रिटेन पर पड़ने लगा कि भारत को आजाद करो, और भारत के लोग भी आजादी के लिए बहुत ही अपना एड़ी चोटी एक किए हुए थे। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को लग गया कि अब भारत को ज्यादा दिन तक आजाद, मतलब भारत को ज्यादा दिन तक गुलाम नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। इसी दौरान क्या हुआ दोस्तों, जो विंस्टन चर्चिल था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, और उस पर बहुत दबाव पड़ने लगा। और फिर क्या हुआ कि 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुआ, और जो विंस्टन चर्चिल का जो पार्टी थी वो कंजर्वेटिव पार्टी थी, और वो कंजर्वेटिव पार्टी को हार मिल गया और लेबर पार्टी की सरकार बनी। यानी 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए और विंस्टन चर्चिल की सरकार गिर गई और लेबर पार्टी की सरकार बनी, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने इटली। और ये लिबरल पार्टी से थे। लिबरल पार्टी उदारवाद, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लिबरल पार्टी है, उदारवादी है। तो इटली कुछ भारत के प्रति अच्छा सोच रखने वाला प्रधानमंत्री था। उसने बोला कि नहीं, भारत को अब ज्यादा दिन तक गुलाम रखना ठीक नहीं है, भारत को आजादी मिलनी चाहिए, ठीक है दोस्तों।
इसीलिए क्या हुआ कि 14 मार्च 1946 को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। दोस्तों, जैसे अभी हमारा इंडिया में क्या है, राज्यसभा है और लोकसभा है, वैसे ही ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। याद रखिएगा, तो हाउस ऑफ कॉमन्स वहां लोकसभा जैसा है। तो 14 मार्च 1946 में इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। और इसके लिए दोस्तों उसने जो ब्रिटेन का जो कैबिनेट, जो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, उसके कैबिनेट में यानी मंत्रिमंडल में 3 लोग शामिल थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों ब्रिटेन के लेबर पार्टी के कैबिनेट मंत्री थे और इन्हीं को एक मिशन के लिए भारत ने भेजा, जिसका नाम क्या है, कैबिनेट मिशन। चूंकि सारे कैबिनेट मंत्री थे और उन्हीं के द्वारा मिशन बनाया गया, इसीलिए जो है कैबिनेट मिशन कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि कैबिनेट मिशन को कैबिनेट क्यों कहा जाता है, तो स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर जो थे वो इटली की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उनको एक मिशन का जिम्मेवारी दी गई, तो उसी मिशन को हम लोग कैबिनेट मिशन कहते हैं। अब ये स्टेफर्ड क्रिप्स जो थे दोस्तों, ये कौन सा मंत्री थे, तो ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। ये भी आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो स्टेफर्ड क्रिप्स वहां पर कौन सा पद कैबिनेट मंत्री थे, तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। पैथिक लॉरेंस वहां पर भारत सचिव थे। और याद रखिएगा एबी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ये तीनों कैबिनेट मंत्री थे। लेकिन आपसे ये 3 व्यक्ति का नाम आपसे पूछता है कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे, तो स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। अगर पूछे ये कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या मारिएगा, पैथिक लॉरेंस। और ये सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ये कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, ठीक है। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा, तो 24 मार्च 1946। अब बीपीएससी में इस बार क्वेश्चन जो पूछा गया था, इससे एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा गया था, आप देखो, कोई भी चीज को आप हल्के में बस ये नहीं याद कर लो कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में हुआ, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, इतना से काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा डिटेल में जाना होगा कि आखिर कैबिनेट मिशन को क्यों भारत भेजा गया था, ठीक है। और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने एक योजना प्रस्तुत की। यहां से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो दरोगा हो, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे जो है इसका तो हम क्या कर रहे थे, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन जो रिपोर्ट पेश किया, आने के बाद उसने क्या क्या सिफारिश की, अंतरिम सरकार की स्थापना यानी इंटरिम गवर्नमेंट की स्थापना। बीपीएससी ने पूछा था कि निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन योजना का क्या उद्देश्य था, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना नहीं, अंतरिम सरकार की स्थापना। अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट कहने का मतलब है कि अंग्रेज ये देखना चाहते थे कि हम इनको सरकार बना रहे हैं, सरकार भारतीय लोग मंत्री होंगे और इनको एक सरकार बना रहे, और हम देखते हैं कि ये भारत जैसे देश को ये चला पाते हैं कि नहीं। तो उन्होंने अंतरिम सरकार की स्थापना की। राष्ट्रीय सरकार तो है ऐसे ही आपका गलत हो गया। तो कैबिनेट मिशन में अंतरिम या इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात की गई थी। संविधान सभा का गठन का बात किया गया था और यही संविधान सभा जो है संविधान का निर्माण करेगा। और संविधान निर्माण की योजना यानी संविधान सभा जो है संविधान का निर्माण करेगा, ये योजना रखा गया था कैबिनेट मिशन में। और सत्ता का हस्तांतरण की बात की गई थी, यानी कि सत्ता अब हम आपको दे देंगे, आपको देख लेंगे कि आप सरकार चलाने में सक्षम है, आपका संविधान बन ही जाएगा, तो हम आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपको आजाद कर देंगे। और सत्ता हस्तांतरण की बात की गई थी। तो ये सभी बातें की गई थी इसमें, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, उद्देश्य से भी पढ़ना है कि आखिर कैबिनेट मिशन में क्या योजना था अंग्रेजी सरकार का। तो ये चारों पांचों बात को आपको याद कर लेना है, ठीक है। और अब इसको जब तक अच्छा से आप नहीं पढ़ोगे तो आपसे पूछ सकता है, तो किसी भी एग्जाम में आपको फंसा सकता है दोस्तों। तो इसका उद्देश्य आप समझ गए, इस मिशन की क्या योजना थी, ये सब। इसमें अन्य बातें भी की गई थी जो काफी इंपॉर्टेंट है। भारत एक संघ होगा, भारत क्या होगा, एक संघ होगा, यूनियन होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत, देशी रियासत और कमिश्नरी शामिल होंगे। दोस्तों आप देखते हो कि आज भी कि भारत एक संघ है जिसमें राज्य भी शामिल है, जिसमें राज्य भी शामिल है और केंद्र भी शामिल है और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, सभी मिलाकर संघ बन गया।
तो कैबिनेट मिशन में भी संघ की बात की गई थी। और इस संघ में कौन कौन से लोग थे? ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत कहने का मतलब है बाबू कि ऐसा प्रांत जिस पर अंग्रेजों का भारत पर पूरी तरीके से कब्जा हो। देसी रियासत कहने का मतलब है जहां पर राजे रजवाड़ों का शासन हो। और कमिश्नरी कहने का मतलब है कि आज का जैसे केंद्र शासित प्रदेश है ना, वैसे ही कमिश्नरी का था, याद रखिएगा। तो इन तीनों को मिलाकर एक संघ बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट ये सब लाइनें हैं और ये स्टेटमेंट देकर आपको फंसा सकता है कि कैबिनेट मिशन में क्या बातें, निम्नलिखित में से कौन बातें थी या कौन बातें नहीं थी। ठीक है। संघीय विषय जैसे विदेशी मामले, संचार, प्रतिरक्षा संघ सरकार के पास तथा अतिरिक्त विषय प्रांतों के पास होगा। देखो भाई साहब, इसका कैबिनेट मिशन में ये था कि जो आज भी आप देखते हो कि केंद्र सरकार के जो 7वीं संविधान में जो 7वीं अनुसूची है, उसमें 3 विषय हैं। कौन कौन विषय हैं? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाता है, राज्य सूची पर कानून राज्य सरकार बनाता है और समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बनाता है, लेकिन केंद्र सरकार के कानून का वैल्यू होता है। अब यहां पर क्या किया गया कि 3 ही विषय, विदेशी मामले, संचार और प्रतिरक्षा, संघीय विषय में डाले गए और बाकी सभी विषय राज्य सूची को दे दिए गए। इन्हें प्रांतों को कानून बनाने की जिम्मेवारी दी गई। अंग्रेजों की सर ये बहुत बड़ी चाल थी, क्योंकि वो केंद्र को कमजोर करना चाहते थे और चाहते थे कि राज्य जो है मजबूत हो जाए और आपस में लड़ के भारत जो है टुकड़ों में बट जाए। आप समझ सकते हो अंग्रेजों का क्या राजनीति होगा। ठीक है, यानी कि केंद्र को कमजोर करने के लिए केंद्र के पास कम शक्तियां दिया और राज्यों को ज्यादा शक्ति दे दिया। अब इसका नतीजा अब क्या सोच रहे थे अंग्रेज? अंग्रेज भलाई के नाम पर हमें तोड़ना चाह रहे थे, इसलिए ज्यादा शक्तियां राज्यों के पास दे दी, याद रखिएगा। और अवशिष्ट विषय भी प्रांतों को दे दिए गए। जबकि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम हम लोग पढ़े हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में आपका सारे संवैधानिक विकास के लिए जो अधिनियम है हमारे प्लेलिस्ट में है, आप सर्च कर लीजिएगा, सारा पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवशिष्ट विषय उसको कहते हैं दोस्तों जो न संघ के पास रहेगा न राज्य के पास। तो वैसे विषय को हम लोग अवशिष्ट विषय कहेंगे। और यहां पर अवशिष्ट विषय का कानून बनाने की शक्ति किसको दे दिया गया? प्रांतों को। यानी प्रांतों को, यानी प्रांत उस समय राज्य को कहा जाता था तो प्रांत को ज्यादा ताकतवर बनाए, क्योंकि आपस में प्रांत मजबूत हो जाए, मतलब प्रांत मजबूत हो जाए, केंद्र कमजोर हो जाए। जब केंद्र कमजोर हो जाएगा तो देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा। आप समझ सकते हो। ठीक है, अंग्रेजों की चाल। और ये देखो, ये भी आपको ऑप्शन में था बीपीएससी में जो क्वेश्चन था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का जो मांग कर रखा था, पाकिस्तान की मांग को इसने अस्वीकार कर दिया। तो पूछा था कि बीपीएससी में कि कैबिनेट मिशन में क्या बातें सही है। पहला दिया था राष्ट्रीय सरकार, दूसरा दिया था सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण करना और तीसरा दिया था पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करना। तो इसमें आपको साफ क्लियर है कि 2 बातें इसमें गलत है, एक ही बात सही है। वो क्या है कि संविधान निर्माण की व्यवस्था करना। क्योंकि पाकिस्तान की मांग को तो उसने अस्वीकार कर दिया, बोला कि नहीं हम पाकिस्तान बनाएंगे, बोला कि हमें पाकिस्तान से मतलब नहीं है, हम भारत को जानते हैं और हम भारत का बंटवारा नहीं करेंगे। कैबिनेट मिशन ने साफ मुस्लिम लीग के मांग को अस्वीकार कर दिया था दोस्तों। ये चीज थोड़ा स्पेशल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग को कैबिनेट मिशन ने ठुकरा दिया था दोस्तों। और इसीलिए कैबिनेट मिशन के आगे चलकर मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन का बहिष्कार करेगा। बोला कि नहीं, ये हम इसको नहीं मानेंगे कैबिनेट मिशन को। खैर वो बात अलग है। संविधान सभा के सदस्य का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होगा। दोस्तों जो संविधान सभा बनेगा, आगे हम लोग जानेंगे, संविधान सभा जो बनेगा, संविधान सभा में टोटल जो 389 मेंबर होंगे, याद रखिएगा। तो संविधान सभा के जो सदस्यों का चुनाव होगा ना, वो प्रांतीय, ये सभी याद रखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होगा। जैसे आज जो है हम आप देखते हैं कि हम जो है हमारे राज्यों में विधानसभा है, तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य क्या करेंगे? संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। यह भी बात आप याद रखिएगा। और चुनाव क्या होगा? अप्रत्यक्ष होगा, यानी कि अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। दोस्तों अप्रत्यक्ष कैसे हुआ? देखिए, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, तो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि हम लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करते हैं, वोट देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से वोटिंग करते हैं और हमारे द्वारा चुने गए सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो हम तो हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुन रहे हैं राष्ट्रपति को, तो हो गया अप्रत्यक्ष। तो यहां भी हुआ
कि हमने प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को चुना और प्रांतीय विधानसभा के सदस्य संविधान सभा के सदस्यों को चुने, तो ये कौन सा चुनाव हुआ? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा चुनाव क्या हुआ? अप्रत्यक्ष। काफी इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हुआ, लेकिन कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष। वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ये सब स्टेटमेंट में फंसाता है। यानी कि एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि इसमें से आज होता है ना कि जिस व्यक्ति का उम्र जो है 18 वर्ष या उससे अधिक है वही वोटिंग कर सकते हैं, तो इसमें यह कहा गया कि वयस्क मताधिकार का इसमें प्रयोग नहीं हुआ था। एक बात याद रखिएगा, संविधान सभा में जो प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में चुना जाएगा, यानी संविधान सभा में जो टोटल जो है 389 थे, याद रखिएगा, उसमें से प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि संविधान सभा में चुना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये जो संविधान सभा है जो 389 मेंबर है दोस्तों, उसमें जो है सामान्य वर्ग से रहेंगे, मुस्लिम वर्ग से रहेंगे और क्या रहेंगे? सिख से रहेंगे। लेकिन सिख कहां से होंगे? सिर्फ पंजाब से। यानी कि संविधान सभा में जो 389 मेंबर होंगे दोस्तों, उसमें से सामान्य जनरल सदस्य होंगे, मतलब जनरल में सभी हिंदू जाति के लोग हो जाएंगे। ठीक है, और मुस्लिम और सिख भी कहां से होंगे? पंजाब एरिया से संविधान सभा में चुने जाएंगे। तो याद रखिएगा 3 समुदाय के लोग संविधान सभा में थे, सामान्य, मुस्लिम और सिख। काफी इंपॉर्टेंट है। और संविधान सभा में जो टोटल 389 सदस्य थे, उसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत, 11 ब्रिटिश प्रांत थे उस समय। ठीक है, तो याद रखिएगा 292 सदस्य कहां से? ब्रिटिश प्रांत से। 93 सदस्य देसी रियासत से और 4 कमिश्नरी से। टोटल कितने हो गए? 389। और एक चीज और बता देते हैं दोस्तों कि ये जो सामान्य और मुस्लिम और सिख समुदाय था, यानी कि इसी में से ही तीनों समुदाय के सदस्य ही संविधान सभा में होंगे, याद रखिएगा। अब ये जो है एक बात और बता दें कि सामान्य अगर कैटेगरी का, सामान्य में सभी हिंदू जाति के थे, तो सामान्य जो होंगे वो सामान्य प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुने जाएंगे। जो प्रांतीय विधानसभा में सदस्य जो सामान्य वर्ग से थे, तो सामान्य वर्गों को चुनेंगे। और प्रांतीय विधानसभा में जो मुस्लिम वर्ग है वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को चुनेगा। और प्रांतीय विधानसभा में जो सिख थे वो सिर्फ सिख सदस्यों को चुनेगा। ऐसा प्रोविजन था कैबिनेट मिशन में। ठीक है, हालांकि बहुत हद तक जो है दोस्तों, ये जो संविधान सभा जो था बहुदलीय था। कभी हम लोग आगे संविधान सभा में आएंगे, अगला टॉपिक में तो बताएंगे। और देखो, अब ये जो 389 सदस्य थे संविधान सभा में, उसमें से ये तो आप समझ गए। और इसमें से क्या था दोस्तों कि 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, मतलब चुनाव हुआ था। यानी कि ब्रिटिश प्रांत, देखो ब्रिटिश प्रांत से 292 और 4 कमिश्नरी, तो कितना हो गए? 296, 296 इनका निर्वाचन हुआ था। यानी कि ये चुने गए थे प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। और 93 सदस्य जो बच गए, यानी कि 296 का चुनाव हुआ था, निर्वाचन हुआ था, और 93 का क्या हुआ था? मनोनीत हुए थे। यानी कि मनोनीत कहने का मतलब है जैसे आज भी राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है ना, तो उसी तरीके से देसी रियासत जो था 93 सदस्य जो देसी रियासत के थे, ये देसी रियासत के राज्य रजवाड़ों द्वारा अपने अपने मतलब रियासत से मनोनीत करके भेजे गए। तो 93 सदस्य मनोनीत थे। याद रखिएगा, संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य भी थे और मनोनीत सदस्य भी थे। ये जैसे स्टेटमेंट दे देगा कि संविधान सभा में केवल निर्वाचित सदस्य थे, नहीं सर, गलत। संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य भी थे और मनोनीत सदस्य भी थे, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, और जो 389 मेंबर थे दोस्तों, उसमें से 213 सामान्य वर्ग से थे। यानी कि 389 में 213 सामान्य, मतलब सभी हिंदू जाति से, मुसलमान से थे 79 और सिख से थे 4, तो टोटल हो गए ना। याद रखिएगा 296 सदस्यों का क्या हुआ था? आपको चुनाव हुआ था। तो उस चुनाव में सामान्य वर्ग से कितने चुने गए थे? 213 सीटें रिजर्व थी, और मुसलमानों के लिए 79 चुने गए थे और सिख से 4। यानी कि इतने सदस्य 296 का जो निर्वाचन हुआ था इस समुदाय से थे। इसको भी आप याद रखिएगा।
प्रांतों के लिए अलग संविधान निर्माण का भी प्रावधान था। याद रखिएगा दोस्त, ये बड़ा खतरनाक प्रावधान था। जब संविधान बन ही रहा है तो पूरे देश के लिए एक ही संविधान होगा। अब क्या भाई, तो जो प्रांत चाहे वो अपना अलग से ही संविधान बना सकता है। यानी कि यहां भी भारत को टुकड़ों में बांटने के बाद जब संविधान बन ही रहा है तो पूरे प्रांत पर, पूरे देशी रियासत, पूरे कमिश्नरी पर लागू होगा। लेकिन क्या भाई, तो प्रांतों के लिए कहा गया कि अगर कोई प्रांत चाहता है तो अलग संविधान बना सकता है। बताइए भाई, ये क्या बात हुआ? तो देश को तोड़ ही रहे हो ना आप। तो अंग्रेजों की मंशा थी, हालांकि वो मजबूर थे, तो याद रखिएगा, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन मन ही मन वो भारत। देखिए, हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जो संविधान सभा में शामिल नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा देशी रियासत था जो संविधान सभा में शामिल नहीं था, तो क्या मारिएगा? हैदराबाद। इंपॉर्टेंट है। आपको बताए थे कि जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत थे, उन ब्रिटिश प्रांतों को क ख ग श्रेणी में बांट दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, क में थे मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, संयुक्त प्रांत यूपी को कहा जाता था। ठीक है, और बिहार, मध्य प्रांत एमपी को कहा जाता था। ठीक है, और उड़ीसा। ठीक है, तो प्रांतों को क ख ग में बांट दिया गया। मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा। और ख में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। दोस्तों, अगर थोड़ा सा अगर हम लोग चलते हैं मैप पे, तो आपको थोड़ा सा हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है, ये बोला पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, यानी पश्चिम उत्तर, जैसे आप रीजनिंग बनाते हो, नॉर्थ, साउथ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये वाला नॉर्थ वेस्ट। तो याद रखिएगा, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, तो इसमें जो एरियाज था उसको शामिल किया गया ख में। और याद रख लेना, पंजाब, पंजाब को शामिल किया गया, पंजाब को शामिल किया गया ख में। और सिंध, सिंध बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान के एरिया में ही है, तो याद रखिएगा। ये सभी जो रहे दोस्तों, ये जो सभी रहे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंध और पंजाब, ये ख प्रांतों को जो ख श्रेणी बांटा गया था उसमें थे, इसको याद रखिएगा। और ग में कौन थे? असम और बंगाल। याद रखिएगा, असम, असम और बंगाल। ठीक है, तो ये श्रेणियां बांटी गई दोस्तों। और इस तरीके से आपका संविधान सभा के निर्माण का बैकग्राउंड तैयार हुआ, और कैबिनेट मिशन में जितना भी फैक्ट बन सकता था आपके पास लाने का हमने प्रयास किया दोस्तों, ताकि आपको इकट्ठा एक जगह सारा नॉलेज मिल जाए। दोस्तों, हमारा यही प्रयास है कि आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाए, आपको अच्छा जानकारी मिले। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो प्लीज हमें भी क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें भी अच्छा लगेगा और हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और अच्छा कंटेंट लाने का भी हम हौसला मिलेगा। अपना ध्यान रखिए।